Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 6 की हिस्ट्री हमारी चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा वो कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर हमारा किसके बारे में है वो है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि जो इसका टाइम पीरियड है जो हम एक सिंपली आइडिया ले पा रहे हैं इस टाइम पीरियड का वो इस बारे में है कि देखो कहां से कहां तक का सफर है, हंटिंग से लेके ग्रोइंग फूड तक का सफर है। यानी सफर होगा ह्यूमन लाइफ बेस पर, उनके बेस पर होगा और जो सफर स्टार्ट होगा कहां से, शिकार से, कि कैसे जो आदि मानव थे या फिर अर्ली ह्यूमंस जिसे हम डिनोट करते हैं वो अपना जो खाना था, फूड था, कैसे ढूंढते थे या फिर कैसे शिकार करते थे और कैसे उन फूड को स्टोरेज करके धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ाने लगे और एंड तक आते उन्होंने इतना नॉलेज जो है वो गेन कर लिया था कि बाद में वो फूड क्या करने लगे, खुद से ही ग्रो करने लगे। जैसे कि हम फार्मिंग वगैरह में देखते हैं और पशुओं को, जानवरों को पालने लगे खाने के लिए, दूध दही वगैरह के लिए, है ना, जिन पशुओं को खाया जा सके वो खाने के लिए और जिनसे हमें कोई भी किसी तरह का जो प्रोडक्ट वो मिलता हो, जैसे कि दूध मिलता है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, उस तरह के उनको क्या करने लगे, उनको पालने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, समय के साथ की जो समझ है वो विकसित हो रही है और हम देखते हैं अर्ली ह्यूमन में और हम में कितना डिफरेंस है, किस चीज का, नॉलेज का। शरीर तो वही है, चमड़ी तो वही है, हड्डियां तो वही है, बस हल्का सा कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, खाने के तौर तरीके चेंज हुए और जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है। करेक्ट। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस चैनल पर आपको 6 to लेके 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी जो कोर्स है वो अवेलेबल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और 2024 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तुषार ट्रेन जर्नी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग एक बच्चे की जर्नी से है। उसने क्या करा, वो जब अपने अंकल के साथ जा रहा था, कहीं जर्नी में जा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि कैसे ये चीजें हो रही है। सपोज दैट अगर मैं आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, है ना, जो हर बार शायद 11th-12th की हिस्ट्री में पूछा भी गया है, वो किस बारे में, कि अगर आप ध्यान से सोचें कि जो चाय पीते हैं लोग सुबह सुबह, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो क्या मुझे आप एक आइडिया बता सकते कि हाँ पर्टिकुलर इसी दिन जो है लोगों ने चाय पीना शुरू किया था? नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता इस बारे में। और ये जो धीरे धीरे कल्चर था ये डेवलप हुआ, इसकी बात कर रहा हूं मैं चाय पीने के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक रोज सुबह उठा और देखे अरे यार आज तो सभी लोग एक साथ पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे लोगों ने ऐसा पीना शुरू किया था। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते कि हाँ ये कब शुरू हुआ, और हम ये बता सकते कि हाँ इसकी जर्नी कैसी रही होगी, कि कैसे शुरुआत हुई इसकी, हाँ यहाँ पी, उसके बाद वहां पी, बट एक तारीख या फिर एक डेट हम उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हम भी यहाँ है देखेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर दिन नहीं मिलेगा जब लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया। हजारों, लाखों, करोड़ों सालों की जो जर्नी थी उनके बीच में लोगों ने धीरे धीरे करना शुरू किया। बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि भाई 1+1 जो है हमारा कितना होता है, 2 होता है। हमारा आंसर क्या है, 2 है। अब किसी भी नंबर से आंसर 2 लाने में अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें 1+2, 1+1, 1+1, तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम 2 लाने के लिए 1 into 2 कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। 4 - 2 2 हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करिए किसकी, कि हमारा आंसर 2 आना चाहिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद हम उसमें क्या हो गए, परफेक्ट हो गए, प्रोफेशनल हो गए कि हाँ अब हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ है करेंटली, मतलब कंटिन्यू जो प्रैक्टिस कर रहे थे उस प्रैक्टिस पे बेस पर जो आज हम देखते हैं पूरा अपग्रेड सिस्टम,
वो हुआ है। एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ, काफी लंबा समय लगा है। और इसी लंबे समय की जो जर्नी की स्टडी है वो आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। चलो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया कि हाँ हम बात कर किस बारे में कर रहे हैं। तो तुषार की ट्रेन जर्नी है, कितनी बढ़िया सी ट्रेन बनी है। तुषार पास में खड़ा है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। कहां से जा रहा है? दिल्ली से जा रहा है किस तरफ? चेन्नई की तरफ जा रहा है। दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है। दिल्ली भरा भरा शहर है, चेन्नई थोड़ा खुला होगा। फॉर हिज कजिन्स वेडिंग they were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat। और उसे कैसी किसी तरह से जो विंडो सीट है वो मिल चुकी है। कार को बड़ा क्रेज होता है, विंडो सीट मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। क्यों? बाहर के नजारे जो है वो देखने में बहुत आनंदित महसूस करते हैं। His nose glued to the glass pane। भैया की जो नाक थी थोड़ी, है ना, बह गई। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" भैया की नाक बह रही थी। देख रहे थे कि कैसे जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, ट्रेन आगे चल रही है, सब कुछ पीछे जा रहा है। और हैरानी से देख रहे कि अरे वाह, मजे आते हैं ऐसे नजारे देखने में। इतने में उसके अंकल आए, शोल्डर पे टैप किया। क्या देख रहा है? पता है आपको? क्या आपको पता है कि जो ट्रेन है वो सबसे पहले 150 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी? इनका यूज जो है 150 पहले स्टार्ट हुआ। हो गया 150 साल। यस, एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और उसके बाद लोगों ने जो बस वगैरह का यूज करना शुरू किया। एंड तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली from one place to another place, did they spend their entire lives wherever they were born? क्वेश्चन है एक दिमाग में इसके कि अगर 150 इयर्स पहले ट्रेन की स्टार्टिंग हुई, उसके बाद बसों और की स्टार्टिंग हुई, तो उससे पहले जो लोग थे क्या वो जहां पैदा होते थे सिर्फ वही रहते थे? क्योंकि देखो इनका कजन तो रहता है वहां चेन्नई में और ये दिल्ली से चेन्नई की तरफ सफर कर रहे हैं क्योंकि कजन की वेडिंग है। तो अगर अभी लोग इतने दूर दूर रह रहे हैं तो क्या पहले नहीं रहते होंगे? क्या दूर रहते होंगे? तो क्या क्वेश्चन है तुषार सर का कि क्या जो लोग जहां पैदा होते थे क्या वही रहते थे? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अब के मुकाबले पहले की जो जर्नी थी वो थोड़ी सी टफ हुआ करती थी। अब क्या है, ट्रेन में बैठो फटाक से हम पहुंच गए। पहले क्या होता था, लोगों को पहाड़ों, झरनों, नदियों, ड्यून्स वगैरह को पार करके जाना पड़ता था। अब दो तरह के मार्ग हो गए, या तो फिर आप लैंड पे जाओ तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, अगर बैलगाड़ी वगैरह है तो इजी है, अदरवाइज उससे भी पहले जाएं तो लोग बाय फुट ट्रेवल करते थे या फिर किसी एनिमल का यूज करते होंगे, गधे वगैरह का, घोड़े वगैरह का। और अगर पानी की बात करें तो ट्रेवल बाय वाटर किससे होता था? शिप्स होते थे बड़े बड़े पुराने एंशिएंट टाइम के, वही जरिया था सिर्फ ट्रेवल करने का। पर फिर भी लोग जो है वो ट्रेवल करते थे, वो जहां पैदा होते थे वही नहीं मरते थे, है ना, वो ट्रेवल करते थे। सो द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो भैया ट्रेवल तो करते थे, ट्रेवल तो करते थे, क्या ही जरूरत है ट्रेवल करने की? क्या ही करेंगे ट्रेवल करके? ट्रेवल करके वो नई नई चीजें क्या करते थे? खोजते थे। अब जैसे भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, हालांकि भारत पहले से था, अमेरिका पहले से था, लेकिन मैप पे तो ढूंढा गया ना उसको कि हाँ जब हम इस आइलैंड से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ एक कंटिनेंट आता है, एशिया कंटिनेंट, उसके अंदर एक देश है भारत। करेक्ट, मैप में तो ढूंढा गया, अदरवाइज हमें कैसे पता हो कि हाँ अमेरिका वहां एग्जिस्ट करता है? तो किसी ने हमें मैप में ढूंढ के दिया कि हाँ यहां पर अमेरिका है। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि अगर हम भारत के बारे में, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की खोज किसने की। बहुत पुराना और एक प्यारा सा आंसर है। सो वी नो अबाउट people who lived in the subcontinent as early as 2 billion years ago, and today we describe them as a
हंट गैदर्स। हमें पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट पे लोग रहते थे 2 मिलियन साल थे, उन्हें हम हंटर गैदर्स अभी कहते हैं, है ना। कि 2 मिलियन साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे सब कॉन्टिनेंट पर, उन्हें हम हंटर गैदर्स कहते थे। अब सर हंटर गैदर क्यों? उनको कुछ भी ऐसा कह सकते थे, हम अर्ली ह्यूमंस कह सकते थे, हम उनको आदि मानव, जो भी इनका नाम है, या फिर अनमेच्योर, मैच्योर, या फिर ओल्ड, एंशिएंट, कुछ भी कह सकते थे। हंटर गैदर किस बेस पर? तो देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें, अगर हम बात करें तो कुछ चीजों को उनके एरिया, उनके एनवायरनमेंट और उनके पास्ट पर क्या करें, डिफरेंशिएट किया जाता है। इस पर डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, भगत सिंह, तीनों नहीं, मतलब भगत सिंह और महात्मा गांधी अलग टाइम में रहे और महाराणा प्रताप अलग टाइम पे रहे। तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इनके पास्ट, यानी जो इन्होंने काम किए उसके आधार पर हम उनको याद रखते हैं कि कितने शूरवीर थे महाराणा प्रताप। और वही गांधी जी की बात करें तो कितने शांत स्वभाव के थे। भगत सिंह की बात करें तो उनका तो खून खौलता था। अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोगों को। वैसे ही हम यहाँ पर लोगों को उनका लाइफस्टाइल जो है, उनका जो फूड सिस्टम है, उन पर हम क्या कर रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो लोग क्या करते थे, जो लोग हंटिंग करते थे, यानी शिकार के द्वारा अपना भोजन जो है वो फाइंड करते थे, उनको हम हंटिंग गैदर्स या फिर हंटर गैदर्स कहते थे। करेक्ट। और इन्हीं से उनका जो नाम है वो आया। द नेम द हंटिंग सॉरी द नेम comes from the way in which they got their food। कैसे होता था कि जिस तरह से वो फूड लेते थे अपना, या फिर इकट्ठा करते थे, खाते थे, ढूंढते थे, उनके बेस पर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and egg। ये सब चीजें हैं। और ज्यादातर वो वाइल्ड एनिमल, जो खूंखार जानवर है, का शिकार करते थे। और उनकी कोशिश रहती थी कि हम बड़े से बड़ा जानवर जो है वो क्या करें, उनका शिकार करें। अब उससे क्या होगा, पूरे कबीले को भोजन मिलेगा और कुछ टाइम तक उनको भोजन मिलता रहेगा। ऐसे वो शिकार करते थे। उसके साथ साथ वो क्या करते थे, वो भी खाते थे। देखो, वो फिश को खाते थे, बर्ड्स पकड़ लेते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, सीड्स है, लीव्स है, स्टॉक्स एंड एग है, ये सभी उनको जो उनका फूड सिस्टम में शामिल था। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। अब देखो, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि रहे वो अर्ली ह्यूमंस, रहे वो हंटिंग गैदर्स, बट उनमें भी समझ थी। अब समझ किस बात की? कि वो कभी भी ज्यादा समय तक एक जगह पर नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि अब यहां से उन्होंने फूड इकट्ठा करना शुरू किया, जिनमें वो क्या क्या खाएंगे, वाइल्ड एनिमल को पकड़ेंगे, फिश को है, बर्ड है, फ्रूट्स हैं, वहां से रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, लीव्स है, स्टॉक एंड एग है। ये सारा उनके फूड सिस्टम में शामिल था। अब ये खुद से तो उगाते नहीं थे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये खुद से उगाने वाले ह्यूमंस नहीं है। वो कल्चर जो है वो बाद में डेवलप होगा। ये सिर्फ ढूंढ के, इकट्ठा करके और कंज्यूम करने वाले लोगों में है। तो इनको जो जानवर दिखे उनको तो मार खाएंगे। फिर वहां उस एरिया में कितने ही जानवर बचेंगे? एक को खा लिया, दो को खा लिया, तीन को खा लिया। उसके बाद जो दूसरे जानवर हैं वो भी तो वहां से भाग जाएंगे कि यार यहाँ तो शिकार हो रहा है, रहने का मतलब नहीं है, डर के मारे। तो ज्यादा दिन तक उन्हें फूड नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है वो अलग अलग जगह चेंज करते थे। और सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, अगर हम फ्रूट्स एक टाइम से सारा इकट्ठा कर लेंगे तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे एग ले लिए हमने, फिश जो थी वो भी हमने वहां से ले ली, तो उनको भी रीबर्न होने के लिए दोबारा मतलब नई जो फिश बनेगी, जो अंडों से फिश निकलेगी नई, उनको भी तो टाइम चाहिए ना, बड़ी होंगी, फिर खाने लायक जब बनेगी। अब यूं तो नहीं छोटी छोटी फिश इकट्ठा कर खाते रहेंगे। वो जब वो खाते रहेंगे तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या करते थे, वो उस जगह को टाइम देते थे वापस ग्रो होने के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए बाय नेचर। तब तक हम दूसरी जगह पर क्या कर लें, वहां के फूड कंपोनेंट है उसको कंज्यूम करते रहे, हम भी भूखे ना मरे और जो नेचर है वो भी स्टेबल रहे। तो इतनी उन लोगों में क्या थी, समझ थी। Therefore they would have to go elsewhere in search of food
पहले फूड के लिए, सेकंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज व्हाई दोज हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। अब तो जानवर हैं, कुछ डर के भागे, कुछ खाने के लिए भागे, क्योंकि अब इन्होंने फ्रूट्स तो सारे कंज्यूम कर लिए, घास वगैरह जो वो खा चुके, अब बचा क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। तो जो वाइल्ड एनिमल हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जो उनको कंज्यूम करते हैं, जंगल के जो प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट के, उनको जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं वो भी तो वहां से जाएंगे, उनको भी तो कहां से मिलेगा। तो क्या करते थे, वहां से मूव होते थे और उन्हीं के पीछे 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 वो भी मूव करते थे कि हाँ, जानवर की जो नेचर है उसका क्या है, वो खाने को ढूंढेगा, और उनकी नाक और आंख और कान इतने तेज होते हैं कि वो इजीली फाइंड करते थे। और इसी चीजों का जो अर्ली ह्यूमंस है वो उनको पता था कि हमारे मुकाबले इन जानवरों को जो फूड प्रोडक्ट है वो इजीली मिल जाएंगे, ये ढूंढ निकालते हैं, है ना। कुत्ते को देखो कितनी नाक तेज होती है उसकी, कुछ भी सूंघा ढूंढ लेता है वो फट से। तो क्या करते थे, वो इन जानवरों को फॉलो करते थे कि अगर इसने ढूंढा मतलब हमारा काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे वो उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। हमने सीखा कि कैसे अर्ली ह्यूमंस जो है वो किन किन चीजों को खाते थे और कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे। अब इसमें सिर्फ मूव होने का जो रीजन है वो सिर्फ एनिमल्स या फूड नहीं है, कभी कभी नेचुरल जो डिजास्टर है उनकी वजह से भी इनको क्या होना पड़ता था, मूव होना पड़ता था। बाढ़ आ गई, कुछ लोग मर गए, अब पता है फिर से आएगी, तो क्या करते हैं हम, जगह को बदल लेते हैं। या फिर कैसा कोई ऐसा एक सेंसिटिव एरिया है जहां पर भूकंप का खतरा है, खाई का खतरा है, या फिर किसी नदी नायर का खतरा है, तो क्या होते थे, वहां से मूव हो लेते। हाँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा खतरा है, हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि हमें हमारे कबीले की सुरक्षा करनी है, इसलिए। तो अगर हम रीजन की बात करें कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते थे, तो हम अपनी समझ के अनुसार इस बुक को रीड करके एनसीईआरटी में जो आपके दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे रीजन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। थर्ड, plants and trees bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kind of plant. Fourth, अब देखो थर्ड तक बात करें हम, है ना। यहाँ पर हमने जो रीजन देखे वो फर्स्ट रीजन दिया हुआ था भाई क्या क्या खाते थे, कैसे मूव करते थे, फर्स्ट या सेकंड, फिर जानवरों के पीछे पीछे। फर्स्ट क्या था कि वही सारा जो प्लांट खत्म कर देते थे, फिर उन्हें ढूंढना पड़ता था, पहला रीजन। दूसरा क्या रहा कि जानवरों को फॉलो करते थे कि उनको क्या क्या खाना है, या फिर हंटिंग एनिमल है। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में हमने देखा प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग। जैसे कि मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, अब सर्दी आ चुकी है ना, सर्दियां आ चुकी है, तो हमें एक ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे जो हमें गर्मियों में नहीं मिलते थे। अब सिंपल सी बात करूं, मूंगफली जो है, पीनट्स जो है, वो हम गर्मियों में इतने ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, शायद कर दे था, बट जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हर किसी के हाथ में एक पैकेट मिलेगा जिसमें मूंगफलियां होती है, मूंगफलियां हो, चने हो, ये सर्दियों में लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, गर्मियों में ये कंज्यूम नहीं करते। और उसके बाद वाटरमेलन्स वगैरह है, जो नए फ्रूट्स हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही खाने का उनको मजा है, वो खाते हैं। जैसे कि मैंगो है, फलों का राजा आम को कहा जाता है, तो उसका मजा उसी सीजन में है जब आम पूरे पके हुए हो। हर सीजन मिल तो जाते हैं बट उनका खाने का मजा नहीं है। तो सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो उसी सीजन में जब उगे हैं, खाए जाएं, तभी अच्छा लगता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी कुछ, क्योंकि वो शुरू से चलता आ रहा है, अभी का नहीं है, सिर्फ सीजनल फ्रूट अभी उगते थे, पहले भी उगते थे कि एक बार उन्होंने गर्मियों में छान मारा, यहाँ दूसरा नहीं, फिर सर्दियों में वापस आए वो यहाँ। क्यों? उस वक्त नया सीजन था, तो ऑब्वियसली नए फ्रूट भी उगेंगे, नए फ्रूट भी आएंगे, तो उनके लिए वो उन सीजन्स को भी फॉलो करते थे और उनको लर्न करते थे। उनका काम, उनको सिर्फ ये नहीं था भाई खाना है बस सो जाना है, नहीं, वो नेचर को फॉलो करने के साथ साथ उसकी स्टडी भी करते रहते थे। और उन्होंने खुद से ही साइन लैंग्वेज जो थी वो डेवलप की। क्या करी? साइन लैंग्वेज डेवलप करी। और उसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे हमारे पास जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ उनके अवशेष जो मिले, एविडेंस मिले, उन पर हम देखते हैं कि सिंबल्स बने हुए, साइन बने हुए हैं, तो वो उन्हीं की पर्सनल लैंग्वेज थी जो उन्होंने खुद से डेवलप करी, लोगों से क्या करने के लिए, आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन करने के लिए।
करेक्ट। अब उन्होंने क्या सीखा, इन्होंने सीखा कि गर्मियों में अलग फ्रूट आते हैं, सर्दियों में अलग आते हैं, और ऑटम वगैरह जो सीजन है उनमें अलग आते हैं। तो पहले उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने अप्लाई किया। ध्यान रखना, पहले हमने लर्न किया, फिर उसको अप्लाई किया। अब लर्न क्या किया भाई, अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, और वहीं जब हम इतने स्टेबल हो गए कि हमारे पास एक खुद का लैंड है, हमने उस लैंड को साफ कर लिया है, तो हम उसी क्या करेंगे, उसी सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट को क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। मतलब हम खुद की खेती क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, पहले हमें उन चीजों को लर्न करना है, फिर हमें उनको अप्लाई करना है। करेक्ट, जैसे अर्ली ह्यूमंस करते थे बिल्कुल वैसे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये लोग जो थे वो कभी भी खाली नहीं बैठते थे। दिखने को लग रहा है कि खाली है, बट हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और यही एक ह्यूमन की जो है वो सबसे अच्छी बात है कि हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज पर स्टक होके नहीं रहना है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करता रहना चाहिए। ये लाइफ में बहुत जरूरी है। इसी के बदौलत अर्ली ह्यूमन से आज तक का जो सफर है हमारा वो चल पाया। So people may have moved from season to season in search of different kind of plant. तो ये था हमारा थर्ड रीजन। फोर्थ बात करें, people, plant and animal need water to survive. क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये तो है नहीं कि सर एक तालाब बना हुआ है और 12 के 12 महीने इस तालाब में क्या रहेगा, पानी रहेगा। जरूर नहीं है। और 12 के 12 महीने ये जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो भी जरूरी नहीं है। कैसे भाई, कुछ पॉन्ड ऐसे होते थे जो सर्दियों में जम जाते थे, कुछ ऐसे होते थे जो गर्मियों में सूख जाते थे। तो अब पानी तो क्या हो गया, बंद हो गया, पिएंगे कैसे। तो क्या करते थे, पानी को ढूंढने के लिए कि कहाँ जो पानी है हमें इजीली अवेलेबल हो, जहां हम उसको कंज्यूम कर सके। सो सर्च ऑफ वाटर बीइंग मेक हो सकता है वाटर टू सर्वाइव, एंड वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। यहां पर ये लोगों को मिलता था। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, जरूरी नहीं होता कि पूरे साल पानी रहेगा। Others are seasonal and people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. अब देखो, मैंने जैसा कि कहा कि कुछ ऐसी रिवर होती थी जो पूरे साल चलती रहती थी, बस पानी उनमें रुकता नहीं था, और कुछ होती थी कि जिसमें सर्दियों में गर्मियों में मौसम के अनुसार पानी कमी और पानी का ज्यादा होना वो बढ़ता या घटता रहता था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर पानी बढ़ रहा है तो हमें क्या करनी, सुरक्षा करनी, बाढ़ ना आ जाए। कम हो रहा है तो हमें पानी ढूंढना पड़ेगा, पीने के लिए कम ना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में उनको यहां से वहां मूव होना पड़ता था। तो हमने क्या देखे, हमने यहाँ जो अर्ली ह्यूमन से उनको मूव क्यों होते थे, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे या फिर घूमते थे, घुमंतु प्राणी थे, वो क्यों थे, उनके बारे में हमने 4 जो टॉप मोस्ट रीजंस है वो हमने देखे अब तक। और जो रीजन है वो आपको याद रखने, आप चाहो तो इनको 4 को 14 भी कर सकते हो, बट वो आपको पता होना चाहिए कि हम इसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर आपके पर्सनल कुछ थॉट्स है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसके भी आप लिख कर अपने टीचर से चेक करवा सकते हैं। करेक्ट। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब सर आपने बता तो दिया हमें कि ये लोग खाते थे, पीते थे, घूमते थे, ढूंढते थे। सर आपको कैसे पता लगा कि ये लोग ऐसा करते थे? कैसे पता लगा कि ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल का ही शिकार करते थे? सर आपको कैसे पता लगा कि ये फिश को खाते थे? आपको कैसे पता लगा ये अंडे कंज्यूम करते थे? सर आपको कैसे पता लगा कि ये मिल्क प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करते थे? उसके लिए हम पूरा प्रॉपरली नहीं कह सकते कि हमारे पास हमें पता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम जैसे सीआईडी देखते हैं ना, उनमें क्या होता है, दया और प्रद्युम्न जी के पास क्या होता है, एविडेंस होते हैं। देखा है, उन एविडेंस के बेस पर वो क्या करते हैं, कल्प्रिट को ढूंढते हैं। बिल्कुल हमने क्या करा, हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो इनको क्लियरली 110% चीजों को प्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा ही था। और जो चीजें प्रूफ नहीं है वो चली जाती है भाई ऐसा ही होगा में वाले कंटेंट में। करेक्ट। तो हमारे पास क्या है, एविडेंस है आपके सामने कि हमें
कैसे इन लोगों के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, इनके खान पान के बारे में और इनकी जो फसलों का नॉलेज है उनके बारे में हमें पता लगा। मोस्ट चीज क्या होती है कि टूल शिकार करते थे, नाखून से तो नहीं करते होंगे ना कि बस गला पकड़ा नाखून डाले मरोड़ दिया लो मर गया। अब यूं तो नहीं है, हर बार छोटे जानवर से काम चल जाता था, पूरा कबीला होता था। इन लोगों की सबसे अच्छी खास बात क्या थी, ये अकेले नहीं रहते थे कभी, पूरा का पूरा एक कबीला होता था और कबीले का होता था एक सरदार जो बूढ़ा होता था एज में। ध्यान से सुनना कि इनकी टाइम में कबीले का सरदार सबसे बूढ़ा आदमी यानी जिसको लाइफ का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो होता था और वो इनको बताता था कि आज हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना चाहिए और भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो वो क्या करते थे, उनको अवेयर करते थे। करेक्ट। तो उसी बेस पर तो अब हमने क्या देखा भाई, जो जो टूल्स ये यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कबीला बड़ा था तो जानवर तो भैया बड़ा चाहिए होगा, है ना, कि एक ही फटके में मार के खत्म कर देते हैं। कौन छोटे छोटे जानवरों को ढूंढेगा भाई, तो वो ढूंढते थे बड़े जानवर जैसे हाथी है, मेमथ्स वगैरह है, उनको ढूंढते थे, उनका शिकार करते थे कबीले के साथ। तो उसके लिए टूल भी चाहिए होगा। अब उसको अगर मार दिया है तो यूं तो नहीं सीधा दांत से खाना शुरू कर दिया, उनको सबको बांटना भी पड़ेगा ना। तो काटने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसमें से कांटे हड्डियां जो भी है वो निकालने के लिए टूल तो चाहिए होगा। करेक्ट। तो उसी टूल को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कैसे जो फिश ढूंढते थे, फिश काटते होंगे, उनको मारते होंगे, कांटे निकालते होंगे और एग तो चाहिए उनको यूज करते होंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, टूल सेट है। अब ये देखो, ये रियल फोटोज एक्चुअली में, है ना, एनिमेटेड थी पर आई प्रेफर कि आपको पता लगे कि हाँ एक्चुअल में से दिखते थे, है ना। एक तरह का पत्थर होता था, पत्थर को काट कर उसको तीखा कर कर कुछ ऐसे औजार बना लिए जाते थे और ये बिल्कुल सारे कीले होते थे, बिल्कुल नाइफ की तरह, कील की तरह, कि अगर उंगली पे ऐसा भी हो जाए ना तो पूरा का पूरा कट जाए। आज के चाकू शायद इतने तीखे ना हो बट ये बहुत ज्यादा तीखे होते थे, है ना। इसीलिए वो इजीली चीजों को काट पाते थे और फाड़ पाते थे, क्योंकि एक बड़े जानवर की जो स्किन है उसको काट पाना आम बात नहीं है। हम नॉर्मल चाकू से उसको नहीं काट पाते क्योंकि जो फेट की लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, नहीं कटता इजीली। तो उनको अच्छे औजार चाहिए थे, तो एक बार में हाथ डाल के फाड़ दे पूरा। करेक्ट। तो ये देखो, ये हाथ है, इन्होंने एक ऐसा जो औजार है वो पकड़ रखा है कि हाँ ये काटने कूटने काम आता था। और ये खंजर की तरह है, किसकी तरह है, खंजर की तरह। इसके पीछे डंडा जोड़ दो और पानी में डालो, फिश पकड़ लो। करेक्ट, है ना, हाथ से फिश पकड़नी पड़ते। तो ऐसे करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि हाँ इनके पास ऐसे टूल्स थे जिनका वो शिकार या फिर हंटिंग में यूज करते थे। So archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. अब यहां एक वर्ड आता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि क्राइम वर्ल्ड में सीआईडी वगैरह होते हैं उनके प्रोफेशनल्स, वैसे ही हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके प्रोफेशनल्स, कि उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें किसी एक शेप का पत्थर मिला है वो उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देते थे कि हाँ ये पत्थर यहाँ से मिला होगा, कहाँ पे यूज किया और कैसे यूज किया जाता होगा। यहां तक कि उनको ये भी पता है कि ये कौन से टाइम पीरियड का पत्थर हो सकता है, वो पता लगते थे उनको कार्बन टेस्ट से। करेक्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हमें बताते हैं कि ये टूल किन किन चीजों में यूज किए जाते होंगे। एंड इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, कि वो पत्थरों के जो टूल्स थे वो बनाते थे। सर पत्थरों के क्यों, इतना मजबूत स्टील है, लोहा है, उनके क्यों नहीं बनाते थे? बेटा जी उस समय पर उन लोगों को जो आयरन और वगैरह है नहीं था कि कैसे उनको जमीन से निकाला जाए, उसको साफ करके उनसे मेटल बनाया जाए, इतना नॉलेज नहीं था उनको। तो इसलिए उन्होंने सबसे मजबूत चीज, तो उस समय क्या हुई, पत्थर ही था तो पत्थर से टूल बनाए। और इसके अलावा अगर वो किसी जानवर को मारते थे, उन्हें लगता था कि इसकी हड्डी मजबूत है, तो उसकी हड्डी से वो औजार या फिर खुद के ऑर्नामेंट्स बनाते थे। जैसे कि हम एक साउथ अफ्रीका
कि एक ट्राइब है, उनमें हम देखते हैं, आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी में, कि वो जो हाथी दांत वगैरह हैं या फिर टाइगर टीथ वगैरह है, उनके ऑर्नामेंट बना के उनके गले में पहने होते थे। तो कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि बड़े जानवर जो थे वो एक प्राउड फील करवाने के लिए कि हाँ ये इतने बड़े जानवर, यानी जो जानवर जितना बड़ा होगा ना, उसके दांत के जो गहने थे वो उतने ही हाई प्राइस के होते थे, और पहनने वाला उसको प्राउड फील करता था कि हाँ ये उस जानवर के हैं, है ना, बिल्कुल एकदम फूला नहीं समाता था। वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और ऐसे जो टूल्स थे, स्टोन, वुड एंड बोन, जो हड्डियों वगैरह से बने होते थे, वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव होते थे। और जो कबीले में जो सबसे बड़े जानवर का शिकार करता था या फिर जिसका आइडिया होता था, वो कबीले में एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह देखा जाता था, और ज्यादातर ऑर्नामेंट जो थे वो अपनी वाइफ को देते थे, या फिर जो भी फीमेल्स वगैरह है, मेल भी पहनते थे उस वक्त, तो उनको प्राउड फील होता था उसके लिए, नहीं यार है ना, बहुत प्राइसलेस है और ये गिफ्ट मुझे मिला है। तो ना, तो कबीले में क्या होती थी, उनकी इज्जत बढ़ती थी। तो किस किस के टूल यूज होते थे, वो करते थे स्टोन के, वुड के और बोन्स के। अब लकड़ियों का हो सकता है कि कुछ समय बाद क्या हो जाए, खराब हो जाए, दीमक काटते हैं, पर हड्डियां खराब नहीं होती, और स्टोन जो है वो खराब नहीं होते। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो हमें स्टोन वो मिले हैं एविडेंस, या फिर जो भी इनके टूल्स मिले हैं, वो स्टोन और बोन के मिले हैं। गॉट इट? Some of these stone tools were used to cut meat and bone. हड्डियों को भी काटने के लिए, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, उनको काटने के लिए, एंड हिट्स एनिमल स्किन्स को साफ करने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए, एंड रूट को साफ करने के लिए यूज होते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. और कुछ क्या करते थे, जैसे इस तरह बिल्कुल एरो बनाते थे, तीर बनाते थे, भाले बनाते थे, कि उनको शिकार में यूज किया जा सके। जैसे भाला देखा आपने, देखा होगा सर, बिल्कुल जेवलिन थ्रो का भाला भी कुछ वैसे होता है, कि भाला होता है उसको फेंकते हैं ऐसे करके, पूरा वो घूम के फेंकते हैं, तो बिल्कुल वैसे वो भी फेंकते थे, कि वहां पर बड़ा सा मेहमत है, भाले को उठाओ और ऐसे फेंक दो, निशाना मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस होती थी, चूकता नहीं था अंदर तक। फिर जब वो जानवर थोड़ा कमजोर हो जाए, चारों तरफ से उसको घेर लो, काट डालो। तो उनकी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती थी पकड़ने की, खाने की। एरो फॉर इट, ओके। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, लकड़ियों को काटने के लिए, which was used as firewood. Wood was also used to make hunt and tools. लकड़ियों का भी यूज किया जाता था, वो हल्की होती थी और उनको इजीली किसी भी स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता था, जबकि जो पत्थर थे, इनके टूल्स, वो थोड़े हैवी हुआ करते थे। तो अगर हमें बड़े वेपन बनाने हैं, उनको हथियार बनाने या फिर टूल्स बनाने, तो वो लकड़ियों का यूज करते थे, इजीली जानवर को ट्रैप में फंसाने वगैरह के लिए। क्योंकि बहुत से रीजन होते थे, बहुत तरीके होते थे उनका फूड गैदर सिस्टम का, या फिर उनको जानवरों को मारने के लिए। अगर मैं उनकी बात करने जाऊं कि कितने तरीके से जानवरों को हम पकड़ सकते हैं, तो उसके बारे में पूरी किताब भर जाएगी। करेक्ट, बहुत से तरीके, ट्रैप में फंसाओ, खड्डे में कुदाओ, रस्सियों से बांध लो, या फिर लगातार उन पे तीर से हमला करते रहो जब तक वो नीचे गिर ना जाए। तो देखो, ये जो टूल्स है, पूरा स्ट्रक्चर है कि कैसे एक पत्थर को तोड़ तोड़ के उनका टूल बनाया जाता था। जैसे हाउ स्टोन एज ह्यूमंस मेड हैंड एक्सेस, कि जो हाथों की कुल्हाड़ी थी वो कैसे बनाते थे। बिल्कुल ऐसे स्क्रू ड्राइवर जैसा होता था, हाथों में ऐसे पकड़ के उसको फाड़ देते, चीर देते। राइट, तो देखो पहले क्या करते थे, द प्रोसेस स्टार्टेड विद अ लार्ज पीस ऑफ रॉक, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा लिया जाता, जो बिल्कुल इस एलियन की स्पेसशिप होती है ना, उसके शेप का होता था। मजाक कर रहा हूं, हो सकता है कैसा भी हो। द ह्यूमन रफली शेप द रॉक विद अ स्टोन हैमर। स्टोन हैमर गोल गोल से कुछ चिकने पत्थर होते थे जो इजीली टूटते नहीं थे, उसका यूज हल्के टक 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 क्रेविंग करते थे उनमें ना, कार्विंग जिसको बोलते हैं, तोड़ तोड़ उसको तीखा करते। थर्ड, यूजिंग ए हैमर मेड ऑफ वुड, स्टोन और एंटलर दे शेप द एज, और जो किनारे थे इनके, जो किनारे थे उनको वो हल्के हल्के जो वुड हैमर थे उनसे अलग करते थे। एंड दे ट्रिम्ड द एज बाय प्राइंग ऑफ टिनी फ्लेक्स विद पॉइंट स्टिक। अब क्या करते थे, एक स्टिक लेते थे, अगर कोई पत्थर उभरा हुआ या फिर हल्की स्किन का, तो उसको उतार के और नुकीला करते थे, है ना, कि ये शेप जो है वो क्या हो जाए, नुकीला हो जाए।
कि कुछ इस तरह से यहां से तोड़ तोड़ के पूरा जो शेप है इन्होंने क्या कर दिया, नुकीला कर दिया, पतला कर दिया, पतला कर दिया ना, तो क्या होगा, तीखा हो गया। और एक तरफ से थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट रख देते हैं बीच तरफ से, ताकि उसको इजीली पकड़ा जा सके। और जब पकड़े तो हमारे हाथ में ना लगे, तो वो सॉफ्ट एज का होता था। करेक्ट, एक तरफ से मोटा एक तरफ से तीखा, कि अगर पकड़े तो इतना मजबूती से पकड़ा गया कि हाथ से फिसले ना, और जब वार किया जाए तो उसका वार जो है वो खाली ना जाए। तो ये फ्रंट व्यू है और वो उसका साइड व्यू, तो ऐसे पकड़ लेते थे उसको एंड देन बूम, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब जगह को कैसे सेलेक्ट किया जाता कि हमें कहां पर रहना है। सो ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स। यहां पर जितने भी रेड मार्क है, जैसे कि ये एरो बना देते हैं, ये 1 2 एंड 3, ये हैं रेड ट्रायंगल के। क्या बोला इन्होंने, विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, कि जो हमें एविडेंस, जिन एविडेंस की बात हम पिछले पेज पर कर रहे थे कि ये कुछ एविडेंस हमें मिले हैं इनके अर्ली ह्यूमन की यूज किए हुए, और यही एविडेंस हमें कहां पर मिले हैं, मैप में जो भी लाल ट्रायंगल यानी रेड ट्रायंगल जो जगह है वहां पर मिले हैं। और वो कौन कौन सी जगह है, वो है भीमबेटका, हंसी, होसंगी और करनूल केव्स। कौन कौन सी, भीमबेटका, हंसगी है, सॉरी है ना, हंसगी और करनूल केव्स, ये 3 जगह है जहां पर हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। किनको, आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं उनको मिला है। सो हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, और हमें सिर्फ एविडेंस यहां मिले हैं, जबकि वो बहुत सारी जगह, जैसे कि हमने क्या कहा था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, और कुछ चीजें हैं जो शो की गई है, जैसे देखो मेहरगढ़ है, बरजलम है, किरांत है, दाऊजी है, कोटदीजी है, मगधरा है, भीमबेटका है, कोलकाता है, मुंबई इस तरफ है, या फिर इनम गांव है, और होलालू है, वो पय्यमपिली है, इन जगहों पर भी जो लोग हैं वो रहते थे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी मार्किंग वही है जहां पर हम इनकी ज्योग्राफी देख सकते हैं, जो ज्योग्राफी क्या हो, अच्छी हो। 2 तरीके से, पहला क्या है कि हम अगर यहां पर देखें तो ये क्या है, कोस्टल एरियाज है। कौन से कोस्टल एरियाज है, मैंने आपको तो नहीं बताया, ठीक है। ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज हैं जहां पर पानी जो है वो इनफ है, और जब पानी यहाँ एक सफिशिएंट अमाउंट में है तो यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे, वो जंगल जो होंगे वो हरे भरे एकदम घने होंगे, और लोगों को यहाँ इजीली जो है ना सी प्रोडक्ट वो मिल पाएंगे, और जो जंगल में प्रोडक्ट है वो इजीली मिल पाएंगे। तो जहां अच्छी खासी घनी आबादी होगी जंगल की, तो वहां जानवर भी अच्छे खासे होंगे, तो इस तरह से रह रहते थे। अब यहाँ देखो दूसरा, ये हो गया प्लेट्यू वाला एरिया, यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि। जब भी बारिश होती थी ऊपर से तो पहाड़ों से पानी नीचे आता था, है ना, तो क्या होता था, जो सॉयल थी, ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ होती थी वो इन्हीं मैदानों में क्या होती थी, इकट्ठी होती थी। क्या होती थी, इन्हीं मैदानों में इकट्ठी होती थी। यहां से जो लोग यहाँ सरवाइव करते थे उनको एक अच्छे अमाउंट में नंबर ऑफ जंगल मिलता था, है ना। अगर वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहां जंगल होंगे, जानवर होंगे, और सफिशिएंट अमाउंट में वहां फूड मिलेगा, तो इस तरह से वहां रहते थे। और ये तो जगह है वे भी थे बिजनेस के लिए यूज, क्योंकि ये कुछ हद तक डेजर्ट एरिया रह जाता है। क्या रह जाता है, डेजर्ट एरिया, जहां पर कुछ पत्थर मिलते हो, या फिर कोई रेयर स्पीसीज, या फिर बिजनेस वगैरह के लिए, या फिर उन्होंने कभी रहे हो कि जब यहाँ पर पानी होता था तब रहे हो। तो ऐसा है कि ये लोग सिर्फ वहीं रहते थे जहां पर उनको इजीली, जो जिन चीजों पे हम निर्भर है, डिपेंडेंट है, जैसे कि फूड में पानी है, खाने के बिना तो एक दिन रह लेंगे, पर पानी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह जाता। तो इनका फर्स्ट टारगेट क्या होता था कि ऐसी जगह जो पानी के पास हो, या फिर जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में हमें पानी मिल जाए। तो हमने क्या देखा कि सर कोस्टल एरिया से है
और प्लेट्यूज है जहां पर कुछ नदी नहर वगैरह मिल जाते थे। राइट, तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ गई। सो मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, पानी के पास, सच एज रिवर एंड लेक्स, और यहाँ पर तो पूरा अरेबियन सी है और यहाँ पर लेक्स वगैरह। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पूरे खारे पानी का, जरूरी नहीं है, मीठे पानी की भी होती है, बट यहाँ है कि कोस्टल एरिया तो इजीली बिजनेस वगैरह या फिर जो भी, अब हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए गुजरात से लेकर पूरा जो एरिया है ना वो बिजनेस हब है अभी के लिए। तो क्यों? क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, तो जब यहाँ से होता है मतलब पास में कुछ अच्छी चीजें रही होंगी यहाँ, तो इजीली इनको रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते थे अर्ली ह्यूमंस। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर भी तो मेहरगढ़ है या फिर टूरिज्म है, यहाँ पर शायद उनको एक अच्छी क्वालिटी के स्टोन जो है वो मिले हो, है ना। अब स्टोन जितने अच्छे होंगे उतने मजबूत होंगे, जितने मजबूत होंगे उतने ही बड़े जानवरों को आसानी होगी। कि अगर क्या फायदा हो कि अगर पत्थर का हम भाला लेके गए, जानवर ने मारा और भाला टूट गया, कौन बचेगा? सर जिसने पत्थर मारा ना वो तो खल्लास है ना, क्योंकि वो जानवर उसको छोड़ेगा नहीं। पहली बात तो वो बहुत बड़ा है, दूसरी बात कि तूने ऐसा हथियार ले जाके गलती करी कि जो पहले टूट जाए, तो वो आदमी तो नहीं बचेगा, है ना। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन्होंने क्या अच्छी क्वालिटी के स्टोन ढूंढना भी स्टार्ट किया। हर चीज हुई उनसे उन्होंने सीखा, है ना। उन्होंने एक गलती को हर बार रिपीट नहीं किया, हर गलती जो हुई उनसे वो सीखा है उन्होंने। तो वैसे ही है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी, जो भी गलतियां हो उन गलतियों से हम सीखें और औरों की भी गलतियों से सीखें, ताकि हम एक एडवांस लेवल पर आगे बढ़ सके। करेक्ट, हो गया। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। देखो ये रियल फोटो है, फिर इसको जूम करके ये बनाया गया, और इसमें से जो चीजें निकली एक आर्टिस्ट के नजरिए से, तो वो ये बनाया गया। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो एंशिएंट ह्यूमंस थे के पास कोई लैंग्वेज नहीं थी बोलने के लिए, किसी भाषा का उस समय उद्भव नहीं हुआ था। करेक्ट, तो वो क्या करते थे, वो साइन लैंग्वेज यूज करते थे। जैसे कि सिंपली मैं बोलूं बहुत भूख लगी है, पता लग गया ना, दूर से किसी को कुछ खाना है मेरे को, है ना, प्यास लगी है, पानी पीना है, चाय ले आओ, या फिर नहाना है, तो ये सिंबल जो है ये हमें पता है कि हाँ ये मतलब पेट पे आ सकते, भूख लगी है, गले पे आ सकते, पानी पीना है और ड्रिंक वगैरह कुछ चाहिए, जूस वगैरह पीने के लिए कुछ चाहिए, तो ये सिंबल है, हमें पता है। अगर हम किसी और को बोले, एक स्ट्रेंजर को भी हम बोले यार, है ना, तो उसको पता रहता है कि यार इसको भूख लगी है। करेक्ट है, तो कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज थे जो इन्होंने खुद से डेवलप किए थे और आपस में लोगों इनको समझते थे। उन्हीं साइन लैंग्वेज का ये लोग यूज करते थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और उसी साइन लैंग्वेज का एविडेंस जो है वो हमें मिले हैं। तो हमने ऐसे उड़ते हुए बगुले पर कोई तीर नहीं मारा है कि यार तीर मारने के लिए लग गया, ऐसा नहीं है। हमें जब एविडेंस मिले हैं तभी हम उन पे बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तभी हम बता रहे। वरना दीपक सर के दिमाग में कोई रिमोट थोड़ी लगा है कि दीपक सर पढ़ा रहे तो मतलब वही बता दिया, नहीं। जो हम बताया गया है, जो बुक्स में लिखा गया है, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। अदरवाइज थ्योरी पे पढ़ने जाऊं ना तो इतनी आगे निकल जाएंगे, वो ब्रह्मांड से अनंत तक गया, खत्म ही ना हो कभी। करेक्ट, तो बेसिक और अच्छा सोर्स यही कि जो हमारे पास एविडेंस है उन एविडेंस पर ही हम क्या करें, बात करें। तो क्या कह रहा है ये, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals draw with a great accuracy and skill. Southern Uttar Pradesh and Madhya Pradesh यानी MP and UP, यहाँ पर जो केव्स हैं उस केव की दीवारों पर हमें कुछ पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें इजीली वाइल्ड एनिमल को ड्रॉ किया गया है। अब देखो ये बड़े से दांत हैं, ये सूंड है, देखो ये हाथी से लग रहा है। पर एंशिएंट टाइम में एक एनिमल और हुआ करता था जिसको हम मैमथ बोलते थे, है ना, जो हाथी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता था। तो मे भी हाथी या फिर
मेहमत हो, और एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ है लंबी सी छड़ी लेकर, कुछ ऐसा, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको ड्रॉ किया गया है, जैसे वैसे बैठते ना यूं, मतलब भाला लेके के बस सिंहासन पर बैठे हैं, उस तरह से कोई ह्यूमन जो है वो इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो वो एक प्राउड फील का सिंबल हो सकता है। एक बात राजा कि देखो हम यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, भाला पकड़ा हुआ है, और हमारी क्या फोटो ली जाए, एक बढ़िया सी क्या ली जाए, फोटो ली जाए। सर फोटो किस लिए, इसलिए ताकि लोगों को बताएं, अरे देख कितनी शानदार फोटो आई, देख राजा की, देख कितनी शानदार फोटो आई है, कैसे लग रहे हैं राजा, है ना, ये हमारा राजा लगता है। तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसे सिंबल बनाए जो कबीले को प्राउड फील करवाए, या फिर जो आर्टिस्ट बनाने वाले को भी दाद देनी पड़ेगी, स्किल का कमाल की स्किल है। उस समय ये पत्थरों से रब करके बनाया गया, कार्विंग करके बनाया गया, ऐसे खोद खोद के स्किल कितनी बढ़िया रही होगी। जो आर्टिस्ट था बंदा जिसने बनाया है, कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये अपने किंग या फिर कबीले के जो सरदार है, जिसने मैंने कहा था ना बड़े जानवरों को जो मारता था, कबीले में उसकी इज्जत होती थी, तो ये वही इंसान है जिसने बड़े जानवरों को मार दिया, और उसकी कबीले में क्या हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है कि हाँ हमने क्या बड़ा तीर मारा है, करेक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही अब देखो, ये आगे हिरण सा भाग रहा है, पीछे जो ह्यूमन है वो इसके पीछे भाग रहा है, क्या बता रहा है ये कि हमें शिकार के लिए हो या पालतू के लिए, जो भी है। और अगर हम इनको जूम करने जाए तो इसमें एक तो ये फोटो है, मतलब बनाई गई, और एक ही ड्राइंग है, दोनों को इस पत्थर पे बनाया गया। इसको जूम करके देखो तो आपको दिख जाएगा, है ना, पत्थर से घिस घिस के ऐसे बनाए गए हैं कार्विंग करके, और ये एविडेंस वहां मौजूद है। एक तो फोटो देख रहे हैं हम, और एक जब एक्चुअल में अगर हम वहां जाए, तो आप में से अगर कोई एमपी यूपी रहता है, कोई इन केव्स को विजिट करके जरूर आना। मैं एड्रेस में बताऊंगा, अभी सब कुछ लिखा हुआ है मेरे, मुझे पता था, आप लोग ऐसे तो मानोगे नहीं। तो देखो पहली बात करते हैं भीमबेटका की, इसकी बात करते हैं भीमबेटका जो कि एमपी में है। तो जो भी स्टूडेंट एमपी में रहता है और उसको पता है कि भीमबेटका आसपास है हमारे, जा सकते हैं, तो विजिट करके आना। हो सकता है आपने देखा हो, है ना, प्रेजेंट डे कहाँ है वो, मध्य प्रदेश में है। कुछ ऐसा सा मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस है, पूरे घूमने दे रहा था, कोई मनाही नहीं है, टिकट कुछ होगा वो देख लेना। और इसके अंदर जो एविडेंस मिलेंगे आपको, वो एविडेंस जब आप एक्चुअल अपनी आंखों से देखोगे, तब तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार, जो ह्यूमन लाइफस्टाइल है उनका जो सर्वाइव साइकिल है वो कितना लंबा और कितना टफ रहा हो, है ना, बहुत लंबी जर्नी थी। तो चलो भैया हम बात करते हैं भीमबेटका की। इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। वाइन these rock shelter are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose live? इसके पास है, नर्मदा वैली के पास, तो नर्मदा वैली मतलब नर्मदा आसपास होगी। पहली बात क्या है कि भैया पानी के आसपास होनी चाहिए। दूसरी, हमें बना बनाया घर मिल रहा है ना, जो हमें पानी से, बरसात से, आंधी से, तूफान से बचाए रखेगा। तो ऐसा शेल्टर हमें मिल रहा है, इतना शानदार लाजवाब, तो कोई इसको मिस करेगा क्या? नहीं, कदाचित नहीं। तो उनके लिए एक स्टोरेज प्लेस भी हो गया पूरा, जहां वो कबीले की रक्षा कर सके। तो रहने की हाँ बहुत सारे रीजन है, कितने रीजन गिनाऊं मैं आपको, तो कुछ एक की हम बात करेंगे। तो देखो ये भीमबेटका है, ये बैक व्यू है, फ्रंट व्यू है, थोड़ा अंदर से व्यूज है ना। तो आपको यहाँ पूरे में घूमने दिया जाएगा। और ये एक केव है जहां पर अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे, और इन्हीं केव के अंदर जो पेंटिंग्स है वो मिली है। सो आज का चैप्टर जो है वो हम यहीं पर पॉज करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी साइट्स थी जहां पर जो अर्ली ह्यूमंस है वो रहा करते थे, या फिर किस तरह से उन्होंने उन चीजों को ढूंढा है, या फिर कैसे उनको सेलेक्ट किया है कि हाँ हमें यहाँ रहना है, यहाँ नहीं है। और वहां पर हमें जैसे ये पेंटिंग मिली थी उस जैसे और कैसे एविडेंस मिले, वो हम बात करेंगे हमने अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जहां पे आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा, जो आपको यूपीएससी, नीट और उनके जैसे एग्जाम में हेल्प करेगा।
बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो यहाँ पर आपको वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट क्वेश्चनरीज और जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनके वीडियोस, या अलग से फिर आपकी अगर कोई डिमांड है किस तरह में वो वीडियोस चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।